अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 बेटा आपका एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर है। पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, इसमें याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपके पास ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल, ये पीएच का न्यूमेरिकल और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ द पीएच। क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया था पिछले साल, आप उनका पेपर उठा के देख लें तो उनके पेपर में पहले 4 क्वेश्चन कैलकुलेट और कैलकुलेट के ऊपर थे, यानी कि न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा था। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आराम आराम से वीडियो देख लें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। स्लो पे लगा लें। वैसे मेरे स्टूडेंट तो ना 1.5 पे लगा के देख रहे होते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ना स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, उसकी एग्जांपल लीविस एसिड बेस क्या है बेटा, उसकी एग्जांपल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.062 मोलर NaOH, हम इसकी बात कर लेंगे। बफर्स क्या, बफर सोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा, इसका कोई पता नहीं लगता। कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे देते हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर है। ठीक है, इसको सही तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज़ इजी वर्डिंग एज़ पॉसिबल मैं आपको ये पढ़ा सकूँ ताकि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो बेटा पहले जो है ना वो कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि एसिड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है, बेस का कॉन्सेप्ट क्या है और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड बेटा पहले ये समझा जाता था जो भी चीज़ खट्टी होगी ना, जिस भी चीज़ के अंदर खटास होगी, यानी कि सोर टेस्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। मतलब देखिए, आपके घर में एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं विनीगर। आजकल ना एक जो मसाला आता है ना, चिल्ली सॉस आता है, चिल्ली सॉस सोया सॉस के साथ ना आपको ये भी मिलता है, यानी कि 3 in 1 पैकेट में आपको चिल्ली सॉस भी मिल रहा होता है और सोया सॉस भी मिल रहा होता है और ये भी मिल रहा होता है सिरका। तो बेसिकली मैंने सिरका लेके आना था एक दफ़ा घर, तो अम्मी ने मुझे कहा था सिरका लेके आना, तो मैं ये बॉटल तीनों उठा के लेके आया था। तो मुझे रिटर्न करना पड़ी थी, इसलिए मुझे ये सारा याद है कि मैं एक बड़ी बॉटल लेके आनी थी। तो विनीगर जो है ना बेटा क्या होता है, सिरका होता है, घर में आपके इस्तेमाल भी होता है। इसमें क्या है, इसमें खटास होती, तो खटास की वजह जो है बेटा वो क्या है, खटास की वजह है एसिटिक एसिड। अच्छा, ये तो विनीगर की ना बहुत सारी मतलब बच्चों ने नहीं देखा होता। आपने लेमन तो देखे हो ना, ठीक है, अब लेमन के बारे में आपको पता होगा, ऑरेंजेस के बारे में आपको पता होगा, तो ये भी खट्टे होते हैं। इनके खट्टे होने की वजह बेटा क्या है, सिट्रिक एसिड है। वेरी गुड, इसीलिए इनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। बहुत अच्छी बात, आपके बच्चों के जहन में ये आ गया था। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और इसके अलावा बेटा आपने कहा कि सर खट्टे तो अंगूर भी होते हैं, तो ग्रेप्स, वेरी गुड, ग्रेप्स में क्या होता है बेटा, ग्रेप में होता है टाटारिक एसिड। ग्रेप्स के अंदर क्या होता है बेटा, टाटारिक एसिड। तो आप कहेंगे सर तो सेब में भी ऐसा होता है, आड़ू भी ऐसे होते हैं, आड़ू में भी जो कई दफ़ा हमें जो ना वो कच्चा आड़ू खाएं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, उतनी नहीं होती लेकिन कई दफ़ा होती है। तो कई दफ़ा लोगों को एप्पल भी खट्टे लग रहे होते हैं, कई दफ़ा लोगों को पियर्स भी खट्टे लग रहे होते हैं। उसकी खटास का वजह जो है ना वो इतनी ज़्यादा खटास नहीं जितना सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन होता ज़रूर है, वो होता है मैलिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एसिड की पहले बुनियाद थी वो क्या थी बेटा, वो एसिड की बुनियाद थी खटास की बेस पे। ठीक है, तो सर जो कहते हैं दूध खट्टा हो गया है तो या दही खट्टा होता है, तो वो भी तो कोई चीज़ होती है। अब सारी बातें हम यहीं पे कर लेते हैं। तो सॉर्ट जो मिल्क होता है बेटा आपके पास, उसके अंदर भी जो खटास होती है वो भी क्या होती है बेटा, एसिड की वजह से होती है, उसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। बेसिस का खटास का तल्लक नहीं होता, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टेस्ट जो होते हैं। तो सॉल्ट जो हैं ये घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है, और नमक जो है वो आपको पता है किससे बनता है, ये एसिड प्लस बेस के मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, AbSW। अब एसिड्स के बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन हमें ना कॉन्सेप्ट समझना है। हमें पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझने हैं एसिड बेस के।
तो कॉन्सेप्ट्स को हम बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है? कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसकी बेस पे आगे मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने। सिलेबस का हिस्सा डायरेक्टली सिर्फ आपके 2 कॉन्सेप्ट हैं, आर्लीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आपके लिए ज़रूरी बहुत है। अगर आप इनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं ना इन कॉन्सेप्ट्स को, तो बेटा आपके लिए ताहयात ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेस और एसेट को डिफ़ाइन करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे, जो कि आपकी बुक्स में शामिल हैं। पुरानी बुक्स में शामिल थे, इस बुक में जो है ना वो 2 कॉन्सेप्ट शामिल है। तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा जो है वो उसको हम कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट बेटा डील करता है वाटर को, कि पानी के अंदर कोई क्या काम करता है, पानी के अंदर कोई एसिड किस तरह है। ये कहता है कोई भी एसिड जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएगा बेटे? वो कहलाएगा एसिड। कोई भी कंपाउंड जब पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है एसिड। फॉर एग्जांपल HCl है, वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है Cl नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो क्या है बेटा? वो है एसिड। सिमिलरली जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे पानी के अंदर वो क्या है बेटा? वो है बेस। जिस तरह NaOH है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। तो इसकी OH नेगेटिव प्रोड्यूस करने की वजह से ये क्या है? एक बेस है। बहुत अच्छे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में उस तरह से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की डिस्कशन हो रही है। अब बात करते हैं कि H पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम क्या है। H पॉजिटिव आयन का देखो बेटा, प्रोटॉन जो है इसका दूसरा नाम है। यानी कि हम जब कभी भी हाइड्रोजन की बात करते हैं उसमें क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये अपने H से आता है H पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इकट्ठे थे, इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे प्रोटॉन बचा। वेरी गुड। इसका नाम बेटा फिर क्या है? इसको प्रोटॉन भी कहते होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होगा, इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन हमने निकाला हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, इसको ना मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है? लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट डील करता है बेटा H पॉजिटिव आयन के लेन देन के ऊपर। ये कहता है कि जो प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन हमने क्या कहा? H पॉजिटिव आयन डोनर होते हैं वो होते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं बेस। वेरी गुड। तो अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब कोई भी आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि HCl है। अब यही वाली एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब HCl ने वाटर के साथ क्या किया? वाटर को अपना H पॉजिटिव आयन दे दिया। ये लो भाई, तो वाटर ने किया बेटा H3O पॉजिटिव बना दिया और साथ में Cl नेगेटिव बना दिया। अच्छा, इसको यहाँ ऊपर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अब हम शो कर रहे हैं कि ये वाटर जो है वो क्या कर रहा है? एज बेस काम कर रहा है। तो वाटर ने क्या किया बेटा? एज अ बेस काम किया है, और H पॉजिटिव आयन को, यानी कि प्रोटॉन को बेटा क्या किया? वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हो सकता है वाटर के बजाय हम NH3 ले लें। ठीक है, उसको ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो भी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ले ही लेते हैं, HCl ने NH3 के साथ रिएक्शन किया, NH3 को इसने क्या किया बेटा? अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो Cl नेगेटिव बना और क्या बना बेटा? NH3 के बजाय NH4 बन गया, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या है बेटा? वो है एसिड। यानी कि प्रोटॉन डोनर कौन सा है? HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर है। और एक्सेप्टर कौन है बेटा? यहाँ पे वाटर एक्सेप्टर है, और यहाँ पे NH3 एक्सेप्टर है, वगैरह वगैरह, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। बेटा इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है? ये प्रोटॉन की जिक्र नहीं करता, ये करता है जिक्र इलेक्ट्रॉन का।
अब ये कहता है कि बेस वो स्पीशी है, अच्छा यहाँ देखें प्रोटॉन डोनर H1 प्रोड्यूस, यानी कि इलेक्ट्रॉन एसिड जो था ना वो पहले दो कंसेप्ट में एज अ गिवर आ रहा है कि इसने देना ही देना है, किसी को कुछ दे रहा है, लेकिन जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ना इसमें टेकर है, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। तो ये एसिड वो चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा हो वो कहलाता है लिविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा हो वो कहलाता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो कहलाता है लिविस बेस। कैसे बेटा? H पॉजिटिव और NH3 की बात कर लेते हैं, बल्कि ऐसे क्यों बात करते हैं, हम BF3 की बात कर लेते हैं ना। तो BF3 के पास जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो रिजल्टेंटली क्या होता है बेटा, NH3 ने अपना लोन पे ट्रांसफ़र कर दिया किसको, भाई साहब को, BF3 को, BF3 को। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल है। इसमें जो BF3 है वो क्या है बेटा, वो एज एन लिविस एसिड काम कर रहे हैं, NH3 एज ए लिविस बेस काम कर रहे हैं। परेशानी हो ना, मैं इसको वन बाय वन आपको सारा पढ़ाऊंगा। ये ओवरव्यू देना जरूरी इसलिए था ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए, कि कंपैरिजन में चीज़ों को हम देख लें। अब पहला जो कॉन्सेप्ट है और पहला टॉपिक बेटा आपका है वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये डायरेक्टली रेलेवेंट है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के ऊपर, या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी कहते होते हैं बेटा इसको लोग, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में ये है कि हमने प्रोटॉन को क्या करना है बेटा, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो कहलाते हैं एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। इसका ये मतलब है कि एसिड के पास क्या होते हैं, मोर प्रोटॉन होते हैं, और बेस के पास नो या फिर क्या होते हैं बेटा, लेस प्रोटॉन होते हैं। ये क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह, बताता हूं। सिंपल सी एक एग्जांपल है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसी की, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था HCl की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl की NH3 के साथ, बल्कि यहाँ पे जो आपके पास, चलें इसी के ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें इसके पास क्या है, H पॉजिटिव आइन है, इसने किसको देना है, NH3 को। तो रिजल्टेंटली क्या होगा बेटा, NH4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब यहां देखें HCl किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, Cl नेगेटिव। क्या Cl के पास अब प्रोटॉन रहा है, नहीं, प्रोटॉन तो चला गया। इसका मतलब अब ये एसिड नहीं रहा, इसको फिर क्या कहेंगे कि ये बेस बन गया है, बना दिया गया है, पहले नहीं था, बातों में आके बेचारा क्या हो गया, बेस बन गया। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, ये तो है ही एसिड। तो एसिड और बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है ये कैसे बनता है, ये बेटा बनता है जब एसिड एक H पॉजिटिव आइन डोनेट करता है, उसके नतीजे में जो भी नेगेटिव आइन बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। क्या इसमें एक प्रोटॉन है, उसमें एक प्रोटॉन नहीं है। सिमिलरली NH3 की मैं अगर बात करूँ, इसमें भी और NH4 में क्या डिफरेंस है बेटा, इसमें भी क्या है बेटा, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। और NH3 जो है बेटा क्या काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो है लेकिन डोनेटेबल नहीं है। यहाँ इसके पास प्रोटॉन क्या है, मोर प्रोटॉन है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन दे सकता है किसी को NH3 बनने के लिए। इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये कौन सा एसिड कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो ऐसा पेयर, अब सुनिएगा, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, ऐसा पेयर जो अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन हो और वो एक प्रोटॉन के डिफरेंस पे हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सही नहीं समझ आया, समझाता हूं।
यानी कि मैं इसको अगर मिटा दूं तो इधर ऊपर लिखूंगा डेफिनेशन, तो आपको ये नीचे वाले एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सारा मिटाऊंगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा है, तो कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, हमने कहा है कि अपेयर या ऑन opposite sides of an equation, opposite side of an equation that differ by a proton is called conjugate acid base pair। वेरी गुड। अब हमें समझ आ गया कि वो पेयर जो कि क्या हो, अपोजिट साइड पे। फॉर एग्जांपल HCl, अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है, HCl और Cl नेगेटिव, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। NH3 और NH4 पॉजिटिव, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया, कुछ ना कुछ चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब कंजुगेट एसिड क्या है बेटा, कंजुगेट एसिड की क्या फिर डेफिनेशन होगी। कंजुगेट एसिड, अब आपको समझ आ गया, अ स्पीशी, ऐसी चीज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस। किसी बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या हुआ, पहले प्रोटॉन नहीं था, अब प्रोटॉन आ गया। NH3 के पास प्रोटॉन नहीं था लेकिन डोनेटेबल नहीं था, वो किसी को दे के। अब NH3 किसी को जो है ना, वो अगर प्रोटॉन देगा तो NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि NH3 जो है वो उसके पास डोनेटेबल प्रोटॉन नहीं था, वो अब उसके पास क्या हो गया, एक प्रोटॉन ऐसा आ गया है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अब एक स्पीशी बन गई है, जो क्या है बेटा, कंजुगेट एसिड है। ठीक है, सिमिलरली कंजुगेट बेस क्या होगा, यही इसी डेफिनेशन को मोड़ लें, तो एक डेफिनेशन होगी, अ स्पीशी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द, क्या होगा बेटा, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड, क्योंकि एसिड के साथ हम क्या क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाते हैं। तो एसिड बेस पेयर का तो आपको क्लियर हो गया, एसिड बेस के बेस में पेयर में आपको मसला भी नहीं रहा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, HCl की एग्जांपल देख लें वाटर के साथ। तो HCl में क्या हुआ, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। तो इसमें क्या है बेटा, ये आपके पास एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये इसका कंजुगेट जो है वो क्या हो गया, एसिड हो गया, ये कंजुगेट बेस हो गया। तो यहाँ पे वाटर एज अ बेस काम कर रहा है, लेकिन कई दफ़ा वाटर एज एन एसिड भी काम कर रहा होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे वाटर एज एन एसिड काम कर रहा है, और इसका जो है वो क्या बना है, कंजुगेट बेस बना है। ठीक हो गया जी। तो आयोनाइजेशन ऑफ, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में भी ऐसा होता है कि वाटर मिलकर H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाते होते हैं। तो यहाँ पे ना आपके सवाल पूछता होता है, सवाल पूछता है कि H2O इज एन एम्फोटेरिक, H2O इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जस्टिफाई। तो आपने ये दो रिएक्शन लिख देने, और ये भी करना है कि आपने H2O को H2O के साथ रिएक्ट करवाना है। रिजल्टेंटली क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बेटा, और साथ में बनेगा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे एज एन एसिड काम कर रहा है एक, और एज एन बेस काम कर रहा है दूसरा। तो ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। नीचे बहुत सारी एग्जांपल आपके पास दी हुई हैं, HCl वाटर, NH3 वाटर कार्बोनेट्स की दी हुई है एग्जांपल, वाटर और HClO4 की एग्जांपल दी हुई है। तो
तो आपको वो कहता है कि इसमें क्या है बेटा। अच्छा, HClO4 ना बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। यहाँ पहले बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या है, +7 है बेटा, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग द क्लोरीन एसिड। इसमें क्या होता है HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। यानी कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसिडिटी कम हो रही है। इसको जब आप ट्रीट करवाएंगे वाटर के साथ, अब मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा और H3O पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आपको पता है फिर ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी बात ये, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसका वीक कंजुगेट बेस बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही उसका जो वीक कंजुगेट एसिड बनेगा। ठीक हो गया जी। अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, लिवर्स एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। बेटे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बार बार कि ये चीज़ें आपके जहन नशीन हो जाए, रच बस जाएँ आपके अंदर, फिर आपको कहीं कहीं किसी भी जगह पे ना। अच्छा, ये सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ आई है या नहीं आई, इसको आपने अगर डिफ़ाइन करना हो तो उसका सिंपल एक तरीकाकार है। जो चीज़ आप किसी को अपनी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज में समझा सकें, उसको आपको डेफिनेशन रट के सुनाना ना पड़े, वो चीज़ आपको समझ आई होती है। जो ना सुना सके वो नहीं समझ आई होती, बस सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ लाइक अ गेम, जस्ट आपको रूल सीखने हैं और बस आप मज़े के साथ पढ़ते हैं, उसको अप्लाई करते रहें। ठीक है, लिवर्स एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। बेटा कुछ गेम्स हार्ड भी होती हैं, उनके रूल्स भी हार्ड होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ चेस, यू हैव टू लर्न द डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मूव्स टू बी अ मैग्नस कार्लसन। सो लिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, लिवर्स कॉन्सेप्ट देखता है इलेक्ट्रॉन को, खाली इलेक्ट्रॉन को नहीं, इनके बेटा किसको देखता है, पेयर्स को। और अक्सर पेयर जो है ना होते हैं लोन पेयर की शक्ल में या फिर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। ठीक हो गया। तो लोन पेयर की शक्ल में ये कैसे होते हैं, तो हमने कहा था कि बेटा फ़ोन याद कर लो। फ़ोन से मुराद फ्लोरीन के ऊपर जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 3 होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, 2 होते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, 1 होता है। इनकी पूरी बरादरी का ये सिलसिला। इसके अलावा सल्फ़र भाई सब जो है ना वो थोड़ी सी हमारे साथ जाति का जाते हैं, बिलोंग करते हैं इससे ऑक्सीजन की फैमिली से। 2 ये शो करते हैं, कई दफ़ा वो SO3 SO2 में जो है ना वो पंगा कर जाते हैं। SO2 में इसके पास एक लोन पेयर होता है, SO3 में होता ही नहीं है। तो ये आपको पास थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू लो इलेक्ट्रॉन पेयर कि लिवर्स एसिड और लिवर्स बेस है वो क्या होता है। देखो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एसिड हमारे पास क्या था, पहले एसिड बादशाह था, ये लो भाई प्रोटॉन, ये लो क्या था मैं H पॉजिटिव आइन, टेंशन नहीं। अब ये जो है ना भूखा है। इस केस में एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए बच्चे अक्सर भूल जाते होते हैं। ठीक है, तो लिवर्स एसिड का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट आपको जो है वो याद रखना है कि लिवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कोई हल नहीं। अच्छा, ये कैसे याद रख सकते हैं कि अब देखो आपने H पॉजिटिव का क्या क्या, प्रोटॉन, तो मतलब पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहा था, दे रहा था, तो नेगेटिविटी को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं कहानी बना के अपने जहन में। तो 1923 में GN लेविस ने प्रपोज की थी एसिड बेस थ्योरी, जिसने उसने रिएक्शन को फोकस किया था वगैरह वगैरह वगैरह। तो लिवर्स एसिड वो सब्सटेंस जो क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एज अ रिजल्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेस क्या होगी बेटा, बेस ऐसी स्पीशीज जो क्या कर रही हो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही हो। वेरी गुड।
तो ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, ये भी क्या क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। लेकिन क्या कि ये ऐसा काम कर रहे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या, एग्जांपल में बेटा आप इसको इस तरह से देख लें कि BF3 है, BF3 के साथ मसला क्या है, या AlCl3 कर लेते हैं, वो भी एक ही बात है, एक ही बरादरी से। बोरोन क्या कहता है कि मेरे पास है भाई 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कहता है घबराओ नहीं, ये लो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन लो और बना लो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। उसके बाद ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाता है कंप्लीट। अब इसके पास क्या है बेटा, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, फ्लोरीन ने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई बैड से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा। तो अब ये भाई सब करते क्या है कि ये यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली एक बड़े दिल वाले जो हैं वो क्या हैं, NH3 हैं, कहते हैं भाई आपको मसला कोई नहीं है, मेरे पास जो है ना एक पेयर पड़ा हुआ है, वो फालतू पड़ा हुआ है, आप ले लें, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन उसको कर देता है डोनेट, ये कहता है कि ये लो इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब यहां बात आती है असल, होता क्या है कि जो NH3 है, NH3 ने किया क्या कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र कर दिए, और ट्रांसफ़र के लिए बड़ा एरो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह की एरो हम इस्तेमाल करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। इसको किए बेटा, बोरोन को किए। अब बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो क्या हो गया बेटा, अब कम, ये उसने इसको दे दिया। इसके नतीजे में नाइट्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है मेरे ऊपर, मैंने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। एक फ्लोरीन कहता है मैं हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, तुम्हें शर्म नहीं है उसे इलेक्ट्रॉन लेते हुए, तुम नेगेटिव हो गए। तो ये बोरोन क्या हुआ यहाँ पे नेगेटिव, और ये क्या हो गया बेटा पॉजिटिव। ओवरऑल आपके पास जो प्रोडक्ट बना है बेटा, वो प्रोडक्ट कहलाता है एडक्ट, इसका नाम है प्रोडक्ट का ना, एडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम बहुत सारी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिस तरह NH3 है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4 और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब NH4 में भी क्या है बेटा कि एक हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ट्रांसफ़र किया हुआ है इस तरह। ठीक है, जब भी आप NH4 का स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो एक को आपको एरो ड्रॉ करना पड़ेगी, बाद में तो ना करें, लेकिन जब आप इसकी एग्जांपल में शो करेंगे ना फिर आपने एरो ड्रॉ करनी है। आपके बुक में एग्जांपल में एरो ड्रॉ नहीं हुई तो फिर वो बाद में आपके लिए मसले मसाइल बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपसे वो पूछता है कि ड्रा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ स्पीशी, एग्जाम्पल नंबर 9.1 की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल उसमें इलेक्ट्रॉन आपने लिखते हैं, जिस तरह मैंने फ्लोरीन में लिखे हुए थे। अच्छा, कॉन्सेप्ट असेसमेंट नंबर 9.1, आइडेंटिफाई लीवियस एसिड एंड लीवियस बेस इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बेटा अब आपको ये एग्जाम्पल ना आई ना, खैर नहीं है आपकी। देखो क्लोरीन नेगेटिव प्लस AlCl3 बनाया उन्होंने क्या, AlCl4 नेगेटिव। अब क्लोरीन क्या है बेटा, या नेगेटिव। अब सर हमें समझ आ रही है कि कभी नेगेटिव भी जो है वो क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर का हिस्सा होता है। ठीक है, अब लोन पेयर का कॉन्सेप्ट हमें जो है ना वो अब हमें क्लियर हो गया कि नेगेटिव भी जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने क्या कहा था स्टार्ट में, नेगेटिव ही होता है, तो परेशान नहीं होना। AlCl3 क्या है बेटा, AlCl3 बिल्कुल बोरोन की बरादरी से बिलोंग करता है कि मैं गरीब हूँ, वो एक मीम भी बनी थी। AlCl3 जो है ना यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए है नहीं, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि माई ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, प्लीज गिव मी इलेक्ट्रॉन। तो
अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, AlCl4 बन गया। अब जैसे ही AlCl4 बना, अब आप बड़े गौर से देखें कि ये जो AlCl3 था ये गरीब था इन द टर्म ऑफ पुअर इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये क्या कहलाएगा, एसिड। कौन सा एसिड, लीवर्स एसिड। और ये क्या कहलाएगा बेटा, ये लीवर्स बेस कहलाएगा। वेरी गुड। ये क्या कहलाएगा बेटा, यस, अडक्ट। अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को देख लें। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को देख लें। बना रहे हैं वाटर, तो भाई ये लो इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे रहती है, एज ए बेस काम कर रहे हैं, लीवर्स बेस, और ये एज ए लीवर्स एसिड काम कर रहे हैं। कोई मसला नहीं भाई, मुझे दे दें। यहाँ पे एसिड आएगा, ठीक है। अब लाजमी नहीं है इस केस में ऑलरेडी पहले पॉजिटिव था H पॉजिटिव के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। वो ना बच्चे अक्सर सवाल करते होते हैं जब नए नए बड़े होते हैं ना, तो ये सवाल कर रहे होते हैं कि चाचू आप बताएं कि जो लाइन है वो बड़ा स्ट्रांग होता है या टाइगर स्ट्रांग होता है। ये कंपैरिजन है ना, ये बच्चे करते रहते हैं। इस तरह आपने भी कंपैरिजन करना है। क्या बेटा कि सर ये एक एसिड है, कोई भी XY एसिड है, एक Y एसिड है, इनमें से स्ट्रांग कौन सा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रांग का कॉन्सेप्ट, कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक, ये अगर कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करना हो ना, देखो हमने एसिड को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ना इसको डिस्कस करने के लिए, वो हम ब्रॉन्स्टड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लोरी ब्रॉन्स्टड का कॉन्सेप्ट। और अक्सर जगह पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन। अब एसिड वो स्पीशी है, यानी कि एसिडिटी के मैं अगर डिफाइन करूं कि एसिडिटी किसी की क्या होगी या बेसिसिटी क्या होगी, तो इसको मैं कहूँगा ईज का मतलब होता है आसानी से, ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन, कि कौन प्रोटॉन डोनेट कर सकता है आसानी से। ये लो प्रोटॉन, ये लो प्रोटॉन, कोई मसला ही नहीं, प्रोटॉन दे तो दूंगा, लेकिन यह कि थोड़ा सा पहले भाई बोलो फिर मैं तुम्हें प्रोटॉन दूंगा। जो आसानी से प्रोटॉन दे दे वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे सिंपल हम कहें एन एसिड विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ हायर डिग्री देन एन एसिड, किसी भी अदर एसिड के साथ, उसको हम कहेंगे कि रिलेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एसिड ज़्यादा जल्दी H पॉजिटिव आइन दे दे तो हम कहेंगे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और अगर वह जल्दी H पॉजिटिव आइन ना दे तो हम कहेंगे वो क्या है, वीक एसिड। सिंपल सी बात है बेटा, आप अपने दोस्त से पैसे मांगे, वो क्या, ये लो पैसे, वाह बड़े अमीर हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो क्या है, उसने आपको पैसे दे दिए। दूसरा है वेल ऑफ फैमिली से है, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा पैसे, यार तू तो गरीब है, तू तो है क्या ऐसा, तू क्या करता ही ऐसा है। ऑल दो इज़ फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, लेकिन वो नहीं दे रहा, उसके अपनी रीजंस हैं, तो वो आपकी नज़र में वीक है। जो पैसे दे रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सिमिलर कॉन्सेप्ट एसिडिटी का है, जो प्रोटॉन आसानी से दे दे वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो ना आसानी से दे वो क्या है, वीक एसिड है। अब यहाँ पे जाके ना बड़ा बाद में कंपैरिजन बनता है कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एक तो फैक्टर बेटा ये है, कोई भी एसिड जब टूटता है तो एसिड के टूटने के बाद जो चीज़ यहाँ पे होती है, नेगेटिव चीज़, ये अगर हो बेटा वीक, ठीक है, ये अगर हो वीक, तो फिर आपका जो एसिड होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये हमने ये पढ़ा है यहाँ पे। लेकिन अगर ये चीज़ हो स्टेबल, ऑल्दो है वीक, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा बहुत स्टेबल है। अब क्लोरीन फ्री जो आपके पास है वो क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये थोड़ा सा जो है वो क्या होगी बेटा, अगर ये वीक होगी तो ये टूट तो जाएगा, लेकिन ये है कि आप ये कहेंगे कि इसका जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें ये पता है कि एसिड किसको प्रोड्यूस करता है, वीक कंजुगेट बेस को प्रोड्यूस करता है।
अगर ये हो स्ट्रॉन्ग, अगर कोई एसिड हो, अगर ये हो स्ट्रॉन्ग, तो आपका जो एसिड है वो क्या होगा बेटा, वीक होगा। अच्छा सर ये तो हमें नहीं समझ आ रहा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बुक में भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। बेटा आगे जाके हम इसको डिटेल में देख लेंगे इन द टर्म ऑफ जो है वो एवरीथिंग PKA एंड सारा कुछ हम देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो फार हमें यही याद रखना है, आगे जाके जब हम बात करेंगे ना तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा जो है होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दी ना, तो वो सारे फरिश्ते आपके जो है ना वो नेकी लिखने वाले जो है ना उल्टे हो जाएंगे, वो गुनाह लिखना शुरू हो जाएंगे। तो ईज़ा प्रोटॉन बेटा क्या है, आपके पास कोई कितना जल्दी प्रोटॉन दे देता है वो क्या है आपके पास, वो है एसिड, सिंपल। और बेस जो है बेटा क्या है, ये ईज ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर, कोई कितना इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन जो है वो क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट कर लेता है। कंपैरिजन के लिए HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। अभी तक ये पॉइंट याद कर लें, आगे मैं आपको बताता हूँ। और सिमिलरली बेटा जो है ना वो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है। यहाँ पे हम ना NaOH की बात नहीं करेंगे क्योंकि NaOH जो है ना वो इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। अच्छा ये एक अच्छा जो है ना वो क्या है, बेस है एज कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं बेटा, ब्रॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ओवरऑल जनरल एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट का जो है ना वो डिस्कशन नहीं कर रहे, वो आगे डिस्कशन है इसकी, ठीक है। वो PKA जब वैल्यूज़ पे आएंगे तो वो सारा कुछ हमारा जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कशन का लुबिलबाब मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब हम चलते हैं जी आगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ pH। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ pH। अब यहाँ पे ना अंडरस्टैंड करने वाली बात है बेटे कि देखें, हमें ये पता है कि वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, मतलब वाटर के साथ अब ना वो वीडियो भी आई हुई थी कि बच्चा एक है ना वो कहता है पानी के अंदर हम पानी मिलाएं तो पानी मिलके पानी बना रहा है, तो इसमें कहाँ H पॉजिटिव कहाँ O नेगेटिव है। तो अगर आपको दिख जाए बेटा आप तो फिर जो है ना वो H3O पॉजिटिव किधर है, H पॉजिटिव किधर है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो OH नेगेटिव किधर है, ये सारी चीज़ें होती है एटॉमिक लेवल पे हो रही होती है। तो H2O ने बेटा क्या किया है, H2O के ऊपर क्या किया, अटैक किया है, इससे प्रोटॉन जो है वो क्या किया बेटा, छीन लिया है। यानी कि यहाँ से प्रोटॉन छीन के इसको OH नेगेटिव बना लिया। जैसे इसका प्रोटॉन छीना तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हुआ बेटा, एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि जिसमें एक प्रोडक्ट में आइंस आ गए और यहाँ बेटा क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गए। अब और इन टर्म ऑफ क्या आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम आ गए। हमें जहाँ भी एक इक्विलिब्रियम लिखे हैं वहाँ हम Kc का इस्तेमाल कर लेते हैं, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गया, डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, वाटर का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये दो मिलके क्या बनाएंगे, 2H2O बना लेंगे, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। वाटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले आए, इसको मल्टीप्लाई कर लें, H3O पॉजिटिव और क्या बेटा बना OH नेगेटिव। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि पानी के बने हुए आइंस की अगर हम कंसंट्रेशन लें तो वो आपके पास बनेगा बेटा KW। यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे इन द टर्म ऑफ एसिड और यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे इन द टर्म ऑफ बेस। तो बेटा यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि H3O पॉजिटिव बेसिकली क्या है, H3O पॉजिटिव बेसिकली क्या है, ये H2O और क्या है बेटा H पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि H3O पॉजिटिव बेसिकली कुछ नहीं है, ये H पॉजिटिव ही है, यानी कि पानी के साथ क्या है, H पॉजिटिव ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KW को कि ये H पॉजिटिव है
और OH नेगेटिव है। अगर हमने इसको ऐसे डिफाइन किया होता कि H2O की प्रेजेंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाता है, तब हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह का आयन बन जाता। अब यहाँ पे जो है बेटा क्या है, यहाँ पे आपके पास एक जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं आयन प्रोडक्ट ऑफ या आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये क्या कहलाता है बेटा, ये आयनिक प्रोडक्ट है, यानी कि आयनिक जो प्रोडक्ट के आयन्स हैं उनको हमने जो है ना वो ले आए हैं, और इनका जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो KW, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर बन गया। अब KW बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने क्या कहा, वाटर को मिला के हमने KC लिखा, KC लिखने के बाद हमने उसको जो है वो इन द टर्म ऑफ KW लिख लिया। अब KW बेटा बड़ा ही ज़रूरी है, बट इशू ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। KW किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर हो 25 डिग्री का, अगर टेम्परेचर है बेटा 25 डिग्री सी का, तो KW की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। और अगर यही आप जो है चेंज करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू और आप कर लेते हैं बेटा 40 डिग्री, तो KW की वैल्यू क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन 3.8 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगी। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम जो है ना कैलकुलेशन अपनी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 25 डिग्री, देन हम 40 डिग्री के मुताबिक कर लेंगे। तो हमें क्या पता है कि बेटा KW जो है वो होता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की बेस पे। एट 25 डिग्री अगर मैं बात करूं तो ये होगा जी 1.0 10⁻14। तो बेटा अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ पे, तो ये सिंपल यही बात है ना कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, 1.0 10⁻ क्या है 14 है। तो अब ऐसा क्या होगा कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ जाए। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसका डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंट हम कहते हैं कि H पॉजिटिव अगर हो जाए OH नेगेटिव के इक्वल, तो इसको मैं इसमें किसी एक को इक्वल कर लें, तो H पॉजिटिव आ जाएगा, और H पॉजिटिव का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर -14, 1.0 10⁻⁻14। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो 1 को तो कोई मसला नहीं है, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो सेम आ जाएगा। 14 का अलबत्ता जो स्क्वायर रूट है वो क्या बन जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -7। तो एक जो पॉजिटिव आयन है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, वो है 10⁻⁻7। तो यही वैल्यू किसकी है बेटा, OH नेगेटिव आयन की भी है। तो यानी कि अगर ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है H पॉजिटिव की वो बेटा क्या है 1 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पे ये है कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा, किससे बेटा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से, तो जो सोल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, आपका सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन होगा। और अगर इक्वल हो जाती है बेटा, जिसको हमने पहले बात की थी, तो ये होता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पेपर, चीज़ें आपको करनी है। अब हम चलते हैं आगे जी। 40 डिग्री पे क्या होगा बेटा, तो 40 डिग्री पे यही कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी बेटा, देखो 3.8 का जो है ना, आप उसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आपके पास रिजल्टेंटली वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 1.9 इंटू 10⁻⁻7 मोलर बन जाएगा। यही क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी होगी। ठीक हो गया। सो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तकरीबन 4 का 2 आता है, तो 3.8 का ऑलमोस्ट जो है वो क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है pH। P यहाँ बेटा यूज़ करते हैं पावर ऑफ, बेसिकली लफ्ज़ बेसिकली इस्तेमाल होता है ऑफ।
जो भी आगे होगा उसको हम कहेंगे लॉगरिथम। और p जब कभी भी आएगा तो हम लेंगे नेगेटिव लॉग लेंगे। p जब कभी भी आएगा तो किसी भी चीज़ का हम लेंगे नेगेटिव लॉग। इसका मतलब ph का मतलब है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, अब हम क्या कहेंगे, pH ऑफ अ सोल्यूशन, pH of a solution is given by negative logarithm of the H positive ion concentration, the H positive ion concentration। ठीक है, तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। सिंपल हो गया। तो अब अगर मैं कहूं कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है बेटे, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 इंटू 1.0 क्या लेते हैं, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। अब बेटा यहाँ पे ना आप इसका लेंगे नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। लेकिन प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मैं लॉग कर नहीं पता, तो लॉग के बेटा रूल पढ़ लेते हैं पहले। लॉग का पहला रूल ये कहता है कि लॉग ऑफ 10 जो है वो होता है 1। लॉग का दूसरा रूल कहता है कि लॉग किसी भी चीज़ का, कोई भी x वैल्यू हो उसके ऊपर m वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, वो वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, वो वैल्यू आ जाती है पहले। या मैं यहाँ पे आसान कर दूँ, 10⁻⁻ कुछ भी होगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, वो पहले आ जाएगा, तो ये m log ऑफ 10 आ जाएगा। इसके बाद बेटा रूल ये है कि log ऑफ जब भी दो चीज़ों का होगा, log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b होगा, तो उस केस में आपने इनको क्या कर लेना है बेटा, log को ऐड कर लेना है। log ऑफ a अलग करके log ऑफ b आपने अलग कर लेना है। बाकी हमारे काम की नहीं है, हम क्यों पढ़ें नेगेटिव वाली, मैथमेटिक्स का थोड़ा ही हो रहा है लेक्चर। तो बेटा अब हमने क्या करना है, 1 देखो ना, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो 1 है इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। अगर 2 होता तो फिर हम ये वाला जो है वो रूल लगा लेते हैं। सर जी क्या मसला है, log ऑफ 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है, लगा भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये -7 क्योंकि ये क्या है बेटा, पावर में है, सर ने कहा था m पावर में, पहले आप पीछे लेके आ सकते हैं। नेगेटिव ये वाला -7 log ऑफ 10, log ऑफ 10 होता है 1 नेगेटिव इंटू -7 इंटू 1, तो बेटा क्या आपके पास क्या आ गया, +7। यस, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये हो तो pH क्या होती है बेटा, pH होती है 7। वेरी गुड। अगर इसकी कंसंट्रेशन में कर दूँ कम तो pH 7 से क्या होना शुरू हो जाएगी, जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। कम का मतलब -7 है तो -8 माइनस वगैरह वगैरह वगैरह, वो 7 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, -6 -2 -1 तक ले जाऊँ, तो pH की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बेटा यहाँ गौर करना है, बड़ा गौर करना है आपने, कि जैसे जैसे मैं pH को लेके जा रहा हूँ 1 पे, 7 से 1 पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 7 से जब मैं आगे लेके आ रहा हूँ तो 14 तक स्केल होता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब ये जो सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। ये सोल्यूशन बेटा क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पढ़ा था ना। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बढ़ रही है, सोल्यूशन बेसिक हो रहा है। सिमिलरली अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिक हो रहा है सोल्यूशन, अगर बराबर है तो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब एक लुबे लबाब हमारे पास आ गया कि किसी भी सोल्यूशन की pH अगर ग्रेटर देन 7 हो तो सोल्यूशन होता है बेसिक। अगर किसी भी चीज़ की जो आपके पास सोल्यूशन की pH है वो लेस देन 7 हो तो आपके पास सोल्यूशन होता है एसिडिक। और अगर किसी भी pH 7 हो के इक्वल हो तो सोल्यूशन होता है न्यूट्रल। अब हम चलते हैं आगे। हमने पढ़ा था बेटा H पॉजिटिव यानी कि 25 डिग्री पे
अब दोनों का ना रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन जो हैं बेटा वो क्या हैं, होते हैं 1.0 × 10⁻⁻14। हम इनका ले लेते हैं लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन और लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 × 10⁻14। ये तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ माइनस है सॉरी दोनों साइडों पे आपने, अच्छा माइनस लॉग आपके बुक में नहीं लिया हुआ, आप लॉग लेके बाद में इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर लें या माइनस लॉग ले लें, डजेंट मैटर, ठीक है। तो बल्कि हम पहले लॉग ही ले लेते हैं कि बाद में फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो हमने क्या कहा बेटा, लॉग ऑफ वन को मल्टीप्लाई करके हमने कर दिया ख़त्म, और ऊपर हमने कर दिया -14। इधर हमने क्या कहा कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग की प्रॉपर्टी है कि ए जब मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ तो क्या होता है बेटा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ क्या होता है, बी होता है। तो हम इसको कर लेते हैं लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन इज इक्वल टू दिस। तो ये वाला रिजल्ट तो आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 14 लॉग ऑफ, बल्कि 14 नहीं आएगा, -14 आएगा, -14 लॉग ऑफ 10, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन। तो बेटा अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए होता नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो ये बन जाता PH और वो POH बन जाता। तो हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, प्लस हमने रहने दिया बाहर, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन। तो अब ये क्या हुआ बेटा, इज इक्वल टू -14 था तो माइनस इंटू -14 हो गया, लॉग ऑफ 10 1 होता है ना, तो वो ख़त्म हो गया। तो क्या गया बेटा PH, यहाँ पे आप प्लस ये वाला बन गया POH, वो नेगेटिव लॉग किसी का भी होगा वो उसके साथ P आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा +14। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 अगर ड्राइव करना हो तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बेटे, एट 25 डिग्री लिखना है, इसके बगैर आपका नंबर कट जाएगा। at 25 degree KW is equal to this, so we have to calculate this and part यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये अगर आपके पास PH गिवन हो you can find PUH, अगर PUH गिवन हो तो आप वो वाला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आप अपोजिट साइड पे। कैसे भाई, हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, हम सारी पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके ना रच बस जाएँ। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर ना बेटा तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी याद बुरे अल्फाजों में है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन इन अ हाउस होल्ड अमोनिया सोल्यूशन कर में रखा हुआ is 0.005 मोलर। Calculate the concentration of H positive ion in it। भाई देखो यहाँ पे हमें नहीं पता अमोनिया क्या है, हाल दो इसलिए हमें पता है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन इन हाउस होल्ड अमोनिया सोल्यूशन बना हुआ है, पानी होगा उसके अंदर, पानी में OH नेगेटिव भी होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो यार, देखो सोल्यूशन बना है ना। ये तो बच्चे चीज़ों को ओवर थिंक करके ना, तो क्या होगा, NH4 बना होगा प्लस OH नेगेटिव होगा, यार OH हो सकता है ना, क्या कर रहे हो सकता है। तो क्या होगा जी, आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन है अमोनिया सोल्यूशन के अंदर, ये वाली। भाई साहब आप पीएच में H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ,
भाई ये कैसे होगा? आप देखें कि आपके पास OH नेगेटिव आइन और H पॉजिटिव आइन का कोई रिलेशन है? जी सर है। कौन सा है? ये होते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री। 25 डिग्री, ठीक है, मेंशन करना है। अगर मैं इसमें ये पुट कर दूँ बेटा ये वाली वैल्यू, तो क्या आपके पास आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर H पॉजिटिव आइन पुट करें 0.005 मोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा 1.0 10⁻⁻14। तो इसको अगर मैं H पॉजिटिव आइन करूँ तो ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.005 इज इक्वल टू, सर मैं तो कैलकुलेटर नहीं लाया। जब आप कैलकुलेटर नहीं लेके जाएंगे तो फिर आपको ये कैलकुलेशन वहाँ पे कौन करके देगा? ठीक है, 10⁻⁻2, ये इसका आंसर आ गया बेटा। आल तो यहाँ पे पॉइंट हटा के वो लंबा चौड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन वेरी टीडियस। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया सिंपल। आपको क्या पता था? OH नेगेटिव आइन कंसंट्रेशन आपके पास है, H पॉजिटिव निकालनी है। एक रूल है भाई, KW इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आप लिखना चाहें यहाँ ये लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ये इन चीज़ों के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी एग्जाम्पल नंबर 9.3, कैलकुलेट द pH of 0.001 molar aqueous hydrochloric acid solution। एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के बारे में आपसे वो डिटेल में पूछ रहा है। तो क्या है बेटा, आपके पास पहले तो आपको देखो किसी भी एसिड की pH फाइंड करनी हो और कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ना दी हुई हो, ये कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की नहीं है, ये किसकी है? HCl की है, एक्वस HCl की है। एक्वस का मतलब होता है एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। एक्वाफिना पाकिस्तान में ब्रांड है। एक्वेरियम भी होता है वो जो मछलियाँ रखने वाला होता है, ठीक है। तो एक्वस का मतलब क्या है? वाटर। तो पानी में जो बना हुआ HCl है उसके जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 0.01। इसका मतलब है कि HCl जो है क्या है बेटा, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप वाटर लिखें, जहाँ पे H पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसा ना करना चाहें, आप इसको ऐसे करना चाहें HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तब भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इसकी बेटा कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 मोलर। ये कितने मोल हैं बेटा? 1। ये कितने मोल हैं? 1। जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो इसकी भी कंसंट्रेशन होगी। इसकी लिखना चाहे लिख दें, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हम वही काम करते हैं ज़रूरत होती है। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन क्या हुआ बेटा? 0.001 मोलर। अब 0.001 मोलर को आसान बनाने के लिए हमने इसको जो पॉइंट है उसके नीचे लिखा 1, आगे जितने नंबर थे उनके आगे लिख दिया 000। तो ये बेटा बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1000, और 1000 होता है 10⁻3। ठीक है ना, 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 10 हो गया 1000। तो ये 10⁻ क्या हो गया? 3 हो गया। इसको ऊपर लेके जाए 10⁻ क्या आ जाएगा? -3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या है? 10⁻³ मोलर, या 1.0 इंटू 10⁻³ मोलर आप करना चाहें तब भी वही की बात है। तो फिर आपके पास क्या आएगा बेटा? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻³ अब पता लगा मैंने -3 क्यों किया है? क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो जाएगी। कैलकुलेटर जो है, अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट 0.001 पुट करके कर लो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप इस तरह कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर जितना आप काम करेंगे उतना ही आपके दिमाग के अंदर एफिशिएंसी अच्छी आएगी। -3 इंटू ये इसकी होती है -1, ये बेटा क्या होगा आपके पास? अल्टीमेटली +3 आ जाएगा। तो pH कितनी है बेटा? pH ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। नाउ वो वाला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में दिया था, अब याद है क्वेश्चन? मैंने कहा था ना कराऊंगा क्वेश्चन। ये कैलकुलेट pH ऑफ दिस
pH निकालनी है, दिया बेस हुआ है। अब इसको हम बड़े गौर से कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.8 है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4 है, 9.4 है सॉरी। एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा आपकी 9.4 है। अब 9.4 एग्जाम्पल में क्या कहता है कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.062 मोलर NaOH सोल्यूशन किस में होगा? ऑब्वियसली वाटर में होगा, किसी में हो सकता है। इसलिए आप इसके ऊपर अगर n यहाँ पे वाटर लिख दें तब भी ठीक है, वरना कई दफ़ा ना यहाँ पे लिखा होता है AQ मतलब होता है एक्वस। अब आपके पास क्या है बेटा? आपके पास ये गिवन है, कितना 0.062, तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी 0.062 मोलर होगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा? 0.062 मोलर होगा। तो हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता लग गई 0.062। तो हम बेटा नेगेटिव लॉग ले लेते हैं इसका। तो ये क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास? POH आ जाएगी। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, तो अल्टीमेटली जो आपके पास इसका बेटा रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 1.21। अब 1.21 इसका रिजल्ट आ गया, विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या है बेटा? 14 है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये निकाल लेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे नहीं। भाई निकाल ली, भाई PH निकालनी है, POH नहीं निकालनी, ठीक है? इससे आगे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। POH पुट करें बेटा, PH प्लस 1.21 इज इक्वल टू 14, PH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.21, तो PH इज इक्वल टू क्या होगी बेटा आपके पास? 12.79 हो जाएगी। वेरी गुड। अब यही अगर आप करना चाहें pH ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 1.9 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मतलब आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी पहले। कंसंट्रेशन सर कैसे निकालते हैं? भाई कंसंट्रेशन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल क्या होते हैं? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है बेटा? 1.95 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 करो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर, तो वही आंसर होगा। सिंपल सी बात है। उसको आप pH फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइट्रेशन का ना आपको उन्होंने मेंशन किया हुआ है, टाइट्रेशन इज इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिकल बट नॉट इन द सिलेबस। सेम गोज विद द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। मैंने कहा था ना कि मैं आपको आगे जाके पढ़ा दूंगा, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक दफ़ा जो है ना वो आपका मिक्स हो जाता बेटा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को ना आपने पहले रिलेट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ, हमने क्या पढ़ा था जी? वाटर। कि वाटर के अंदर क्या है? वाटर की डिसोसिएशन होती है। उस तरह हम आयन H पॉजिटिव की भी डिसोसिएशन करते हैं। किसके अंदर बेटा? वाटर के अंदर। तो जब इसकी डिसोसिएशन करते होते हैं H3O पॉजिटिव बनता है और X नेगेटिव बनता है। आप इसका जो है ना वो KC लिखें इसके लिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? H3O पॉजिटिव X नेगेटिव। अच्छा, मैं इसको अगेन बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लिख लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय H2O। तो अब इसमें से जो क्या बेटा H2O को आप ले जाएं इधर, तो H3O पॉजिटिव, एक्चुअली H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव ही है, ठीक है? X नेगेटिव क्या आ जाएगा बेटा? नीचे एसिड आ जाएगा। और इसको अगर आप मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहें तो मज़ीद आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। H3O पॉजिटिव को लिख दें कि C इंटू वाटर में कर लेता हूँ, दोबारा वही लिखता हूँ, बस ऊपर H पॉजिटिव वाइन कर लेते हैं, X नेगेटिव वाइन।
अब ये जो आपके पास कांस्टेंट आया ना, अब के डब्ल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिड है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हम के ए। तो के ए एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव आ जाएगा, एच एक्स सॉरी। तो अब ये जो कंपाउंड है बेटा, वो अब हमने वाटर को क्यों यहाँ पे लिया, वाटर को क्या, हमारा क्या मसला है, इस एसिड को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो क्या होता है बेटा, एक्सेस होने की वजह से ओवरऑल केसी पे इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो के ए क्या है बेटा, के ए, के डब्ल्यू था वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड कितना टूटा हुआ है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये बता रहा है कि कोई एसिड कितना आयोनाइज हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और ये याद रखिएगा कि के ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या है बेटा, ये टेम्परेचर के ऊपर, के ए भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर के मुताबिक ये कम या ज़्यादा हो सकती है। किसी एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है फॉर एग्जांपल 25 डिग्री पे 1.8 × 10⁻⁵ है, हो सकता है कि वो आगे जाके चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए द स्ट्रॉन्गर द एसिड। एक दफ़ा मैंने एक आई गेस वीडियो में इसको मिक्स कर दिया था एमसीक्यूज वाली वीडियो में। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड, के ए जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसकी वैल्यूज़ आती हैं 10⁻³ 10⁻⁷, जो कि हमारे लिए रीड करना आसान नहीं होता। तो ये मैंने अभी आपको नहीं बताया कि वाई टू टेक लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन है देख लो। लेकिन जब कभी भी किसी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना हो तो आप हमेशा लॉग लेते हैं, याद रखिएगा। उल्टा करना हो तो एंटी लॉग लेंगे। छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हो आप लॉगरिथम ले सकते हैं। तो के ए जो है बेटा वो क्या है, के ए के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वेरी इनकन्वीनियंट है। वो कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने उनका लॉग लिया। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए आ गया। हालांकि के ए कितना है बेटा, के ए बड़ा तो एसिड क्या है ज़्यादा, लेकिन जब ये उसका अपोजिट कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये नेगेटिव पी के ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। दोबारा लिख लेते हैं, पी के ए क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पी के ए है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है कि जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास स्मॉलर पी के ए में है, वो आपके पास क्या है अच्छा एसिड है। स्मॉलर पी के ए करस्पॉन्ड टू ग्रेटर के ए वैल्यू, ठीक है। तो स्मॉलर पी के होगी तो ग्रेटर के ए वैल्यू होगी, जिसकी ग्रेटर के ए वैल्यू होगी उसका जो है ना वो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ना अगर आप नेगेटिव को ओमिट करें तो उसके केस में भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कई दफ़ा कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाते होते हैं। के ए ज़्यादा तो एसिड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग। पी के ए कम, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे बहुत सारे एसिड की मैं आपको जो है ना वैल्यू डिस्कस कर लेता हूँ। HClO4 इसकी पी के ए जो है ना -10 है। HI ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने कहा था ना पहले स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी -10 है। HBr इसकी बेटा जो है ना वो -9 है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, फिर ये है, फिर बेटा HCl की है उसकी -6 है, 6.0। फिर आपके पास H2SO4 है, उसकी बेटा -3.0 है। फिर इसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है HF। ऑल दो HF इज़ अ वीक एसिड, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड से ही पैर हो जाए। तो ये बेटा क्या है, +3.1। अब इनमें कंपैरिजन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपके पास HClO4 है, HBr है, HCl है, इसके अलावा H2SO4 है, HF है। अच्छा फिर HCOOH इसको कहते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड, इसकी होती है +3.75। फिर आपके पास जो है ना वो क्या है, अब वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है।
फिर आपके पास आता है बेंजोइक एसिड +4.2। फिर आपके पास सबसे जो इंटरेस्टिंग है ना वो है वाटर। वाटर का होता है +15.7, ठीक है, +15.7। तो अब इसमें जो माइनस में वैल्यू जो जितनी जाएगी नीचे, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी माइनस में, तो वो उतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। या फिर आप इसको प्लस माइनस के स्केल में देखो, तो जितनी वैल्यू कम होगी उतना क्या होगा, आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो सबसे एसिड जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, HClO4 है। अच्छा, HClO3 से स्ट्रॉन्गर है, और ये HClO2 से स्ट्रॉन्गर है, और ये HClO। इसमें आप ऑक्सीजन को भी देख लो, इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से जो एसिडिटी है वो भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, और ऑक्सीजन के ऐड होने से भी ये जो है ना बढ़ती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल आपको वो कहता है बेटा कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन ऑफ, यानी कि 9.65 की बात कर रहा हूँ। तो 9.5 में कि न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो रही है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ सोल्यूशन कंटेन 1 मोलर क्या बेटा, HF है। और आपको एहतियातन उन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा, Ka प्रोवाइड कर दिया हिंट के तौर पे, 7.2 × 10⁻⁴ 14 ही 4 है। अब बेटा देखो HF की कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है कितने बेटा, 1 मोलर, और F नेगेटिव है। तो अब आपको उन्होंने जो कंसंट्रेशन दी हुई है, हालांकि जो क्वेश्चन है ना उसमें उन्होंने कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की हुई कि इनिशियल कंसंट्रेशन है या इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन। टेक्निकली जो है ना वो आपको प्रोवाइड होना चाहिए कि ये क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HF जो है वो क्या है आपके पास, वो 1.0 m जो है ना वो क्या है आपके पास है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ये है, तो इनिशियली तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता ना बेटा, इनिशियली प्रोडक्ट होगा 0.0। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसमें से कोई ना कोई एक्स वैल्यू निकल जाएगी, जो यहाँ पे एक्स की सूरत में आएगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जितने मोल यहाँ पे होते हैं उतना ही आप इसके अंदर से एक्स माइनस करते हैं, जितने मोल यहाँ पे होते हैं उतना यहाँ पे आप एक्स ऐड करते हैं। अब 0 में आपने एक्स ऐड किया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो Ka को आपने बेटा लिखना है, Ka क्या होता है, H पॉजिटिव आइन F नेगेटिव आइन डिवाइडेड बाई HF। तो इक्वल किसके बेटा, इनकी x वैल्यू है, इनकी वैल्यू 1.0 इंटू एक्स है, तो ये x² डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू एक्स आ गया। तो इसको इक्वल करें बेटा किसके, Ka के। तो Ka जो है बेटा क्या है, 7.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू एक्स। अब अगर इसको सॉल्व करने पे आए तो फिर भी x² प्लस समथिंग x प्लस c इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे एक बात हम कहते हैं कि जो x वैल्यू है, x वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, इज़ फार मोर स्मॉलर देन, इज़ वेरी स्मॉल, इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1.0। सो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा कि 1.0 आप इसको बेशक लेट कर लें, 1.0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.0, क्योंकि एज एक्स इज़ वेरी स्मॉल। तो अब आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो गया। 10⁻⁴ है, x² डिवाइडेड बाई 1 हमें उसका करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट लें आप इसका, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.268 मोलर। अब बेटा आपके पास H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आ गया। अगर वो आपसे पूछे कि pH फाइंड करें तो भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। अब बेटा आपको पता लग ही गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस क्या है, कि जो कितना जल्दी H पॉजिटिव आइन दे एक्सेप्ट कर ले, वो क्या होता है, एबिलिटी टू
एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम सॉल्वेंट, वो क्या क्या कहलाता है बेटा आपके पास, वो बेस कहलाता है। अब बेस करता है क्या, बेस OH नेगेटिव आइन बनाएगा। ये OH नेगेटिव आइन जो है ना वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर से H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट करके वाटर बना देगा। तो मीन्स कि ये इस तरह भी काम कर सकता है, इस तरह भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब बेस जो है वो क्या क्या कर रहा है बेटा, बेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कभी बेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहा है बेटा, बेस H पॉजिटिव बना रहा है और साथ में OH नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लिखें, इसके लिए के सी लिखें तो क्या होगा बेटा, आपके पास BH पॉजिटिव आइन OH नेगेटिव आइन डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, वाटर, और क्या है, बेस है। तो इधर की भी वही काम करना है, वाटर को ले जाएं दूसरी तरफ, तो KC इंटू वाटर। अब आपको समझ आ रहा है, अगर आपने वो पहले वाटर वाला सही तरीके से समझा हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर आपको मसला नहीं होता। OH नेगेटिव आइन, तो क्या बन जाएगा, KB इज इक्वल टू BH पॉजिटिव आइन। तो अब आपको ये पता है कि KB जो है वो KA की तरह रिलेट करता है, और PKB भी हम निकाल सकते हैं। तो PKB जो है वो क्या होगा बेटा, PKB इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB। तो अब आपको KA KB का पता है, तो वैल्यू ऑफ KB विल बी स्मॉल फॉर अ वीक बेस, और जो स्ट्रांग होगी तो उसके लिए क्या होगी, KA हाई होगी, सॉरी KB हाई होगी, KB हाई होगी तो बेसिसिटी क्या होगी, स्ट्रांग। KB PKB जो है वो अगर छोटी होगी तो सर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये बात आपने याद रखनी। अब कुछ आपके पास एसिड्स हैं जिनकी कुछ बेसिस हैं जिनकी जो है ना वो PKB वैल्यू आपको दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक है बेटा डाई इथाइल 3,2H5 2NH, ये आपके पास 3.20 जो है ना 02 जो है इसकी क्या है बेटा, आपके पास सबसे कम PKB है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद बेटा इथाइल अमीन आता है 5NH2, उसकी क्या होती है बेटा 3.25 होती है। फिर आपके पास आता है मिथाइल अमीन, यानी कि CH3 जो है ना वो NH2 के साथ जुड़ा होता है, ये बेटा क्या होता है, इसकी 3.34 होती है। फिर आपके पास NH3 आता है, इसकी क्या होती है बेटा 4.76 होती है। फिर आपके पास पिरिडीन आता है, पायरिडीन आता है, इसकी बेटा क्या होती है 8.25। फिर आपके पास एनिलीन आता है, इसकी क्या होती है बेटा 9.37। अब आपको ट्रिक क्या करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, एनिलीन, पिरिडीन, आपके पास अमोनिया और इथाइल अमाइन या मिथाइल अमाइन। तो इसलिए आपको पता है कि जो मिथाइल अमाइन जो है वो क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर है। तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू पिरिडीन और एनिलीन, और वीकर बेस है एज कम्पेयर टू इथाइल अमाइन और मिथाइल अमाइन। ठीक हो गया। और डाइथाइल अमाइन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है इन पूरे टेबल के अंदर जो हमने अभी बात की है। तो ये था बेटा KB के बारे में। अब हमारा फेवरेट, हमारा चहीता, हमारा प्यारा टॉपिक बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के MCQs भी आ जाते होते हैं। बफर सोल्यूशन क्या होता है बेटा, बफर सोल्यूशन के ना बहुत सारी आपके हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल भी हैं। जिस तरह आपका खून है, ब्लड है, ये नहीं कि आपने एक लींबू खाया तो आपका खून जो है ना वो एसिडिक हो गया। इस पर ना ब्लड की pH होती है 7.35 से 7.45 के रेंज में। इसके रेंज में रहेगी तो pH तो आप ज़िंदा रहेंगे। अगर इसकी रेंज में नहीं होगी तो आपका जो है वो हिंदी में कहते हैं देहांत हो जाएगा। तो टीयर्स जो हैं बेटा आपके जो आप सस्ते लोगों के लिए बहाते हैं, उसकी यह है वो क्या है 7.40 जो है वो क्या है pH है। अगर 7.40 से थोड़ा सा बढ़ जाए, आंखें दर्द कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इसको पानी से धोएं ताकि क्या हो, प्रॉब्लम आपकी हल हो। जो आंखें धोने वाला काम होता है, आप उसके अंदर पानी ऐड करके उसकी pH को सेट कर रहे होते हैं,
क्योंकि अगर पीएच इसकी मेंटेन ना हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली बेटा आपको कभी बेसिसिटी हो जाती है मैदे में, कभी आपका क्या होता है बेटे, एसिडिटी होती है, क्योंकि आपके मैदे की जो तेजाबियत है वो क्या है 1.65 से 1.75 तक पेप्सिन होती है, वो बेसिकली एक्सक्रीट कर रही होती है HCl को। सिमिलरली बेटा मिल्क की जो पीएच है वो क्या है, मिल्क की पीएच 6.7 से आपको 6.8 होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड ऐसा एसिड होता है। एग वाइट बेटा एक जो है ना, जो बहुत से लोग जो ना वो कहते हैं जर्दी नहीं खानी, एग वाइट खाया करो। एग वाइट की 8.0 से 8.1 तक होती है। अगर ये पीएच क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए कुछ खाने पीने से, तो भाई साहब आपकी तो डेथ होगी या आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो नेचुरली एक जो ये सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने गिनवाए हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड जब कभी भी थोड़ा बहुत तेज़ाब आपके बॉडी के अंदर जाएगा, सिट्रिक एसिड को खट्टा मीठा खा लिया, तो ये उसको क्या क्या करते हैं, उसकी वजह से अपनी पीएच को बदलते नहीं हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन कहते हैं। मतलब आ सोल्यूशन for which the pH does not change significantly का मतलब बहुत ज़्यादा, ये नहीं थोड़ा सा आपने ऐड कर लिया तो वो आपके पास भाई वावेला मचा हुआ है। सिग्निफिकेंटली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ acid or base is added to it। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा तेजाब आ जाए, थोड़ा सा एसिड आ जाए या बेस आ जाए, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा बफर सॉल्यूशन। जो मैंने सारी एग्जांपल आपको ऊपर बताई है, ये एमसीक्यूज में एक दफ़ा पूछ भी लेते होते हैं। तो इसकी पीएच बेटा क्या होती है, कांस्टेंट पीएच होती है। ऐसा सॉल्यूशन क्या होती है बेटा, पीएच कांस्टेंट होती है, इसकी पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी पीएच को मेंटेन रख सकता है। तो आगे बेटा आता है कि इसकी फिर टाइप्स क्या होती हैं, बफर की फिर क्या टाइप्स होती हैं। आप हमें वो बता दें कि बफर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ बफर बेटा दो तरीके के आते हैं बफर। एक आता है एसिडिक बफर और एक आता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर ऐसा बफर जो कि 7 से नीचे पीएच को मेंटेन करता है। बेसिक बफर जो 7 से ज़्यादा पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा, अब एसिडिक बफर में ना और बेसिक बफर में दोनों में ये बात आपने याद रखनी है, जो भी नाम है ना वो अपने वीक लेने। एसिडिक बफर वीक एसिड, बेसिक बफर वीक बेस, प्लस इसी का सॉल्ट लेना है। इसी का क्या क्या करना है हमने, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इधर भी इसी का आपने लेना है बेटा सॉल्ट ऑफ वीक बेस। बट यूज क्या करना है, स्ट्रॉन्ग यूज करना है। कौन, जो ऑपोजिट होगा। मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड किसके साथ होगा, विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और ये क्या होगा बेटा, विद स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बन जाएगा आपका सोल्यूशन। अब कैसे भाई, हमें ज़रा एग्जांपल दे के बताएं। देखो बेटा, वीक एसिड हमारे पास हमने कहा था कि एसिडिक एसिड जो है वो क्या होता है, वीक होता है। एसिटिक एसिड जो है वीक है। इसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये क्या बनाता है, इसका सॉल्ट बनाता है। तो इनका जो मिक्सचर होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, बफर सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि एसिडिक बफर क्या है, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट। अक्सर जो हम डील कर रहे होंगे एसिडिक बफर को, वो CH3 COOH और इसका CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव इसका सॉल्ट यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा, वीक
वीक बेस कौन सी होती है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl, तो इसका NH4Cl। यानी कि जो हम बेसिक बफर डील कर रहे होंगे वो अक्सर हम कौन सा डील कर रहे होंगे? NH4OH का और NH4Cl का। इनकी कंसंट्रेशन के मुताबिक जो है ना pH आगे पीछे आपकी होती रहती है। अब आगे हमारे पास एक इक्वेशन है, हेंडरसन हैसेलबॉच इक्वेशन। हेंडरसन पुराने सिलेबस में ना बेटा इसकी डेरिवेशन भी थी, इस सिलेबस में नहीं है, तो फिर ज़्यादा सिलेबस से बाहर जाएंगे तो फिर पेट ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या करती है बेटा इक्वेशन? ये एसिडिक और बेसिक बफर के pKa और pKb वैल्यू से और उनकी कंसंट्रेशन से हमें pH और pOH फाइंड करने में हेल्प आउट करती है। तो लंबा बात कर दी सर जी, सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी एसिडिक बफर का या भी किसी भी एसिडिक किसी भी बेसिक बफर का एसिडिक बफर की क्या निकालते हैं बेटा? pH। बेसिक बफर की क्या निकालते होते हैं? pOH। इससे आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या क्या कहती है कि जो भी आपके पास बफर है, एसिड है तो आपने लेना है pKa, बेस है तो आपने लेना है pKb, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बेटा अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो सॉल्ट ऊपर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, प्लस लॉग ऑफ बेस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन सॉरी ऊपर क्या आएगा? सॉल्ट, नीचे आ जाएगा बेस। अब शरारती तो फेडरल बोर्ड वाले ही हैं, तो फेडरल बोर्ड वाले करते क्या हैं कि आपको ना चेंज कर देते हैं इक्वेशन, pKa नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट कर देते हैं। तो बेटा जब ये आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी लॉग में a डिवाइडेड बाई b हो, आप इसको उल्टा करें, लॉग b डिवाइडेड बाई a करें तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एसिड डिवाइडेड बाई सॉल्ट होता है, यहाँ नेगेटिव लिखा होता है, तो बच्चे फिर कहते हैं सर ऑप्शन में था ही नहीं कोई। तो ये हो सकता है लेकिन अभी नहीं होगा, तो अभी के लिए आप इसको ये याद कर लें। अब सबसे ज़रूरी मार्क भी करवाता होता हूँ, लिख लो, पेपर में MCQs में आ जाएगा, बहुत सारे पेपर में भी आया हुआ है। 9.6 एग्जाम्पल नंबर 9.6 कहता है कि आपने pH फाइंड करनी है बफर की। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 0.1 मोलर, concentration of CH3COONA is equal to 1.0 मोलर। pKa जो है बेटा वो क्या दिया हुआ है? 4.76। फाइंड pH, तो भाई हमें ये तो पता है pKa दिया हुआ है, कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। सर हम आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ऐसे निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। तो निकालने भाई pH इज इक्वल टू क्या है बेटा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बता रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने कि एक दफ़ा सप्ली के पेपर में NH4OH और ये दे दिया था, यानी कि बेस दे दिया था, सॉल्ट प्लस बेस आपने ऐड करना था। कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? pK कितनी है? 4.76। अच्छा किस दफ़ा और भी ट्रिक करता है, किस दफ़ा आपको ना Ka दे देता है, तो आपको पहले Ka से pK निकालना पड़ती है, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ नीचे जो है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.9.4 में उसने Ka दिया हुआ एसिटिक एसिड का, तो आपसे वो ना छेड़खानी कार है, इसलिए आपने उसको देखना है कि वो किस तरह आप उसको लेके चलते हो। तो प्लस बेटा लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन है जी 1 मोलर, यस, और जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.11 मोलर।
अब बेटा देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.1 पॉइंट को अगर ऊपर लेके जाए दिया जाएगा 10, ठीक है। तो 10 जो है वो आपके पास log ऑफ 10 आ गया प्लस log ऑफ 10, तो 4.76 प्लस log ऑफ 10 जो है अब आपको पता है कि 1 होता है, तो 5.76 जो है आपके पास pH है, तो pH ऑफ द सोल्यूशन इज 5.76 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। तो अब चलते हैं बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर। मैं कहता हूँ जिसने MCQs की वीडियो देखी है ना, उसके लिए टॉपिक मिनटों में सेट हो जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें आपको मैंने बतानी है, आपका सारा मसला हल हो जाना है। देखो बेटा, एसिड बेस, और यहां पे क्या है बेटा, उसका रिजल्ट है। जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे आप, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेटा न्यूट्रल, ठीक है। pH इक्वल टू 7 होगी। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं बेटा, आप NaCl इसके अंदर कंसिडर कर लो, आप नहीं, मज़ा नहीं आ रहा भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड को सिंपल आप कंसिडर करो बेटे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, HNO3 और भाई साहब H2SO4 है, ठीक है। बेस कौन सी हैं, बेस बेटा आप अल्कली मेटल्स को ले लो, हाल ही नहीं कि रब से फरियाद, सोडियम और पोटेशियम के अक्सर जो है ना वो हम करते होते हैं कंसिडर, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट अब आपका हो गया क्लियर। पोटेशियम नाइट्रेट, बताओ भाई, KNO3, सर कैसे बताएं, के कहाँ से आया होगा, KOH से, NO3 कहाँ से आया होगा, HNO3 से, मतलब ये आया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये आया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस से, और सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस से है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से है, तो रिजल्टेंटली दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल। मज़ा आ रहा है ना, यस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी रिजल्ट आएगा तो बेटा क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, अब पूछने वाली बात तो नहीं है ना इसमें, ये बेचारा है वीक, तो अल्टीमेटली आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, या जो भी आपके पास सॉल्वेंट होगा या क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट होगा, वो क्या होगा बेटा आपका, वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वेरी गुड। तो एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, सल्फेट कॉपर, तो क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग NH4Cl, Cl HCl से है, NH4OH से है, वीक है, तो ये क्या होगा बेटा आपके पास सोल्यूशन क्या होंगे, सॉल्ट्स क्या होंगे, या वेरी गुड, एसिडिक। अब बेटा अगर आपके पास एसिड वीक हो जाए और बेस जो है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। वीक एसिड की एग्जांपल हमने क्या कहा, वीक के ज़माना हमारा पास क्या है, ये वाला है, सिंपल, ठीक है। तो इसके अलावा NaCN भी होता है, Na2S भी होता है, तो वो भी आपके पास इसके अंदर एग्जांपल में आ सकते हैं। अच्छा बेटा आखिर में वीक भाई, वीक का कोई पता नहीं लगता, कभी ये एसिडिक हो जाते हैं, कभी बेसिक हो जाते हैं, कभी ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पता नहीं इनका। तो सिंपल ये आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते, कभी वीक कभी एसिड, डिपेंड कैटाइन एनाइन मैक्सिमम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसके ऊपर देखते भी नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हम। तो आते हैं बेटा फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, छोड़ना नहीं है बेटा इसको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बेटा, देखो सिंपल वर्ड में आपको समझा जाता हूँ, ऐसा सॉल्ट जो कि बेटा पार्शली सॉल्युबल हो, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। एक सॉल्ट है जो मुकम्मल हल हो गया, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा। एक सॉल्ट है जो हल होता ही नहीं है, उसका भी नहीं आएगा, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि आधा हल हुआ है आधा नहीं हुआ। मतलब
कैल्शियम फ्लोराइड फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। इस फॉर्म में क्या है बेटा, इस फॉर्म में है सॉल्युबल। अब आप निकालना चाहें कि सॉल्युबल कितना हुआ है, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। आपने फॉर एग्जांपल ये एक जो ना लिया बीकर, इसके अंदर जो ना आपने इसको मिक्स कर दिया सॉल्यूशन को, सॉल्ट को, तो कुछ सॉल्ट नीचे बैठ गया, कुछ हल हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देखना चाह रहे हैं कितना हल हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि हल होने वाले कौन हैं, ये आईने, ये हल हुए ना। इनकी अगर कंसंट्रेशन पता लग जाए, उनको आपस में कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेटा अगर आप इसका, अब इन्होंने किया पता ही क्या हुआ है, अब गुस्सा तो मुझे की दफ़ा बड़ा ही आता है इनका। देखो केसी, हमने भाई पढ़ पढ़ के केसी छोड़ दिया है कि केसी के अंदर सॉलिड्स शामिल नहीं करते। तो भाई सीधी बात है कि केसी के अंदर सॉलिड शामिल नहीं करते, तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव का जो है क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन किताब वालों को, उन्होंने पहले इसको ये लिखा है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया है Kc इंटू Ca(F2), फिर इसको क्या दिया कि बेटा क्या है, Ksp है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ 2 पॉजिटिव आइन, कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आइन। तो बेटा हमने किया क्या, हमने ये किया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हमने जो आइंस थे आपके पास, जो कि आइंस थे, जो कि बने हुए थे, उनको क्या किया है, उनको हमने मल्टीप्लाई किया है, और उनकी जो बेसिस थी यानी कि जो कोफिशिएंट थे, उनको पावर में लिख दिया। देखो 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 ना परेशान हो। Ca(F2) था, इसके जो प्रोडक्ट बना Ca2 पॉजिटिव और 2F नेगेटिव, हमने क्या किया बेटे, हमने इनकी जो कंसंट्रेशन थी उसको लिखा Ksp में, साथ में जो कोफिशिएंट थे वो लिख दिए पावर में। तो इसमें क्या होगा, ये किसका प्रोडक्ट है बेटा, आइंस का। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम पे ये बने हुए थे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ईच हर एक की रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ द आइन करने के बजाय देयर ऑन कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बेटा क्या है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस ईच रेज टू पावर देयर ओन कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये के पास क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो है वो क्या है, डेफिनेशन है, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की यानी Ksp की जो है वो क्या है बेटा आपके पास डेफिनेशन है। अगर एक मैं जनरल रिएक्शन लिखूं एग्जांपल में ना देने से पहले आप जनरल रिएक्शन लिख लिया करें। जनरल रिएक्शन क्या है बेटा कि ABN है जो कि क्या है, सॉल्ट फॉर्म में, ये A+N बनाता है। अब Na+N का क्या मतलब है, देखो भाई यहाँ पे मिसाल लेता हूँ MgOH ट्वाइस। अब OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +2। ये 1 यहाँ पे आ जाता है, ये 2 यहाँ पे आ जाता है, प्लस माइनस को हटा के। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज होगा A के ऊपर वो N वाला होगा, और B के ऊपर चार्ज क्या होगा, M वाला होगा। इसलिए M नंबर ऑफ A बने हैं प्लस N नंबर ऑफ B बने। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें बेटा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि Sp इज इक्वल टू A प्लस N रेज टू पावर M मल्टीप्लाई बाय B प्लस M रेज टू पावर N आ जाएगा। ठीक है, रेज टू पावर N आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने बीच में डिटेल नहीं। आगे बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बेटे, इनको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते होते हैं PPT, मीन्स इनसॉल्युबल पार्टिकल। इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं
अब ये कब होते हैं बेटा, जब कभी भी आप एक सोल्यूशन जो कि क्या है एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर एक और सोल्यूशन ऐड करते हैं, वो भी क्या है बेटा एक्वस, इसको आप उठा के उसमें फेंक रहे हैं, रिजल्टेंटली क्या बनता है कि एक जो सोल्यूशन बनता है उसमें कुछ पार्टिकल निकल आते हैं इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल ये NaCl का सोल्यूशन था, आपने इसके अंदर AgNO3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बने बेटा वो AgCl के बने, जो कि क्या है सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। तो एन एक्वस सोल्यूशन, एन एक्वस रिएक्शन that take place when two or more solution are mixed together yielding a solid insoluble particle, उसे हम क्या कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ना निकलता है, इस पर इसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइन प्रोडक्ट कहते हैं बेटा इसको। आइन प्रोडक्ट क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, फॉर एग्जांपल Ca पॉजिटिव 2 आइन है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ अदर आइन, फॉर एग्जांपल F नेगेटिव है, इनकी जो कंसंट्रेशन है ना, अगर इनकी कंसंट्रेशन आप ले लें तो ये क्या क्या कहलाएगी बेटा, ये इसका आइन प्रोडक्ट कहलाएगी। सर जी, तो ये तो KSP है, नहीं, आइन प्रोडक्ट बेटा आपका जो है वो क्या है, आइन प्रोडक्ट KSP से अगर ज़्यादा हो तो आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, ये आपको बताता है कि प्रेसिपिटेशन होंगी या नहीं होगी। आइन प्रोडक्ट अगर KSP से ज़्यादा है तो आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, क्योंकि सॉल्युबल ही नहीं हो रहा ना। और आइन प्रोडक्ट जो है बेटा वो आपके पास KSP से जो है वो क्या है कम है, तो जो है ना वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, प्रेसिपिटेशन डज नॉट अकर। अब सबसे जो ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात है वो है न्यूमेरिकल, वो है 9.7 न्यूमेरिकल। और 9.7 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिया हुआ था आपको। तो बेटा 9.7 न्यूमेरिकल क्या कहता है, the solubility of AgBr is 7.1 10 raised to power minus 7 molar. Calculate its solubility का मतलब क्या है बेटा, solubility का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन है वो है, ठीक है, मतलब AgBr सॉलिड था, ये कन्वर्ट हुआ अपने आइंस में, इनकी जो सॉलिबिलिटी है बेटा वो क्या है 7.1 इंटू 10 raised to power minus 7 मोलर। अगर यहाँ पे ना 2Br होता Ca2 तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे सारे एक एक ही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 10 पावर माइनस 7 कर दिया, 7.1 10 पावर माइनस 7 कर दिए, कंसंट्रेशन सेम आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो KSP आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन, आपने 7.1 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7.1 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो अल्टीमेटली KSP क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लें 5.041 इंटू 10 पावर माइनस 13, तो ये बेटा क्या आपके पास क्या आ जाएगी KSP की वैल्यू आ गई, बस इसमें क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट बेटा कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट बड़ी अच्छी एग्जांपल है और ये आखिरी टॉपिक है हमारा। तो कॉमन आइन क्या मतलब, कॉमन का मतलब क्या होता है, वो डायलॉग भी था ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन का मतलब होता है जो मुश्तरक हो, मतलब इसको आप म्यूचुअल भी कह सकते हैं, यानी कि क्या हो, दोनों के अंदर शामिल हो। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, तो आपने भी ब्लैक शर्ट पहनी है, तो ब्लैक शर्ट जो है वो क्या है हमारे अंदर कॉमन है, ठीक है। आइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आइन, इससे कोई इफेक्ट होता है वो हमने पढ़ना है भाई, इससे क्या इफेक्ट होता है। देखो सिंपल, पहले आपने समझना, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो बेटा, एक आपके पास जो है वो क्या है, सोल्यूशन है,
इस सोल्यूशन में कोई एक चीज़ हल हुई हुई है, इसमें एक सोल्यूट है जो इसके अंदर हल हुआ है, ठीक है। आप इसके अंदर एक और सोल्यूट ऐड करते हो जो कि इससे ज़्यादा सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी इससे क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद हल होगा, इसको निकाल बाहर करेगा। ये टेक्निकली ये होता है। लेकिन जो चीज़ पानी में हल होती है हम उसको सोल्यूट की बजाय कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और जो पहले से हल हुई होती है उससे हम कहते हैं कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो बाद में आता है बेटा उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैसे कैसे इसकी एग्जांपल है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HF जो है ना वो क्या है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है क्योंकि वीक एसिड है। NaF जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं जब इनको डिसोसिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल HF का सोल्यूशन बना हुआ है H पॉजिटिव वाइन और F नेगेटिव वाइन की सूरत में, मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर NaF ऐड कर देता हूँ। NaF इज मोर सॉल्युबल। तो होता क्या बेटा, जब ये सॉल्युबल होगा ज़्यादा तो इसमें F नेगेटिव वाइन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब ली शैटलियर्स प्रिंसिपल देखो, ये वैसे कॉमन है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि अगर बैलेंस बना हुआ हो, किसी भी चीज़ को बढ़ाएंगे तो वो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। तो HF जो है यहाँ पे अनआयोनाइज फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जब पीछे रिएक्शन मूव करेगा क्योंकि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन आइन, ये क्या है बेटा, दोनों के अंदर कॉमन आइन है। इसकी कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा हल होगी तो उसकी कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड चला जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यस, कम। तो अब आपको डेफिनेशन बड़े मज़े की समझ आएगी। द फिनोमेना किसी भी प्रोसेस को कहते हैं द phenomenon in which the degree of आयोनाइजेशन, किसी चीज़ के हल होना, अच्छा आयोनाइजेशन की जगह ना कई दफ़ा वो डिसोसिएशन या फिर सॉल्युबिलिटी भी कहता होता है। आयोनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक कोई भी चीज़ जो कि हल होती है, फॉर एग्जांपल हमने HF कहा था, इज़ क्या होती है बेटा, रिड्यूस्ड, क्या होती है, रिड्यूस कर दी गई है, सॉल्युबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसकी जगह लफ्ज़ यूज़ भी करते होते हैं सप्रेस्ड, इज सप्रेस्ड बाय, क्यों सप्रेस्ड हुई जी, बाय द एडिशन ऑफ हाईली सॉल्युबल, क्या बेटा, हाईली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हाईली सॉल्युबल है, लेकिन कंटेनिंग अ कॉमन आइन, खाली सॉल्युबल नहीं है, इतना सॉल्युबल है कि उसके अंदर क्या है बेटा, कॉमन आइन है। तो ये क्या होगा, ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, कॉमन आइन इफेक्ट कहलाएगा। कि कॉमन आइन क्या कहता है कि पहले एक सोल्यूशन बना हुआ था, हमने इसके अंदर एक और सोल्यूशन ऐड किया तो पहले वाला सोल्यूशन नाराज होकर बाहर आ गया, इसको कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 9.8 है, 9.9 है, वो सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई किसको ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, कॉमन आइन ऐड करें, बात खत्म। फॉर एग्जांपल KClO4 है, K पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव है, इसके अंदर बेटा अगर हम KCl ऐड करें, K पॉजिटिव जो है वो क्या है और Cl नेगेटिव, तो ये क्या है बेटा, कहाँ कॉमन, पॉजिटिव कॉमन आइन है, नेगेटिव कॉमन आइन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, K पॉजिटिव आइन विल रिएक्ट विद ClO4 नेगेटिव टू फॉर्म KClO4, जिसकी वजह पे क्या होगा, सप्रेस हो जाएगी आयोनाइजेशन, किसकी, इस बेचारे की आयोनाइजेशन ही सप्रेस कर दी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू बी इन सोल्यूशन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
अदरवाइज़ फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप नहीं हैं तो फिर बहुत मसले मसाइल आपके लिए हो जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज की एग्जांपल बेटा आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज में इतनी क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, पीएच ऑफ फार्मिक एसिड एंड सोडियम फार्मेट दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट करनी है, निकाल सकते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों के ऊपर कि आप ये निकाल लेंगे। तकरीबन 3 एक न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे।